नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी अध्याय नंबर 7, जिसका टॉपिक नंबर 1 शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समस्याओं को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो में जिन लोगों को लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूं, तो आप लोग अपनी यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको मेरी वॉइस आपके अनुसार मिल सके दोस्तों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 शीत युद्ध। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, घटनाओं का सार। आइए इसे देख लेते हैं। युद्ध के अंत तक यूएसएसआर और ब्रिटिश साम्राज्य के आपसी संबंधों में जो तालमेल था वो कम होने लगा और पुरानी शंकाएं सामने आने लगी। सोवियत, रूस और पश्चिम के बीच संबंध इतने कड़वे हो गए कि यद्यपि दोनों विरोधी गुटों के बीच आमने सामने कोई भी युद्ध नहीं हुआ, पर 1945 ईस्वी के एक दशक बाद से, जिसे आज कोल्ड वार या शीत युद्ध कहा जाता है, उसका दौर शुरू हो गया था। 1989 से 91 ईस्वी में पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म के धाराशायी होने तक इसी प्रकार से यह शीत युद्ध कभी नरम तो कभी गरम चलता रहा। आपस की दुश्मनी में बजाय आमने सामने लड़ने के इन देशों ने अपनी शत्रुता एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करके और आर्थिक रूप से कुछ हानिकारक तरीके अपना कर निकालनी शुरू कर दी और सहयोग न करने की एक सामान्य नीति अपना ली। आगे दोनों बड़ी ताकतों यूएस और यूएसएसआर ने अपने अपने सहयोगी देशों को इकट्ठा कर लिया। 1945 ईस्वी और 1948 ईस्वी के दौरान यूएसएसआर ने अपने साथ अधिकतर पूर्वी यूरोप के राज्य इकट्ठे कर लिए। उसका एक कारण यह था कि पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी में अब 1949 ईस्वी में कम्युनिस्ट सरकारों का शासन था। नॉर्थ कोरिया में भी कम्युनिस्ट सरकार बन गई थी 1948 में, और चीन में भी एक बड़े गृह युद्ध के बाद 1949 ईस्वी में जब माओ जेडोन को जीत मिली थी, तब वहाँ भी कम्युनिस्ट ब्लॉक मजबूत होता जा रहा था। दूसरी तरफ यूएसए ने जापान के साथ जल्द ही संबंधों को सुधार कर उसे अपने साथ मिला लिया और ब्रिटेन और 14 दूसरे यूरोपीय देशों, यहाँ तक कि तुर्की के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ा ली। इन सबके लिए यूएसए ने कम्युनिस्ट विरोधी ब्लॉक बनाने के लिए काफ़ी वित्तीय सहयोग दिया। आगे एक ब्लॉक जो भी सुझाव देता या करता था, दूसरा उसके लिए आक्रामक लक्ष्य रखते हुए ऊपरी दिखावा करता था। इस पर लंबा विवाद होता, जैसे कि पोलैंड और जर्मनी की सीमा रेखा कहाँ होनी चाहिए, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच कोई स्थायी समझौता नहीं हो पाया। फिर 1950 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु के बाद 1953 ईस्वी में रूस के नए नेताओं ने शांतिपूर्वक साथ रहने की बात शुरू कर दी। खास तौर पर इसलिए भी यह बात उठाई गई क्योंकि अब यूएसएसआर अपने आर्थिक और मिलिट्री बोझ से कुछ देर के लिए सांस लेना चाहता था। दोनों पक्षों में ठंडक कुछ पिघलने लगी। 1955 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से सारी सेना को हटाने की बात कही गई, पर जर्मनी से समझौता करने लायक संबंध अब भी नहीं बन पाए और वियतनाम और क्यूबा के मिसाइल संकट को लेकर तनाव बना रहा 1962 ईस्वी में, ठीक है, 1962 ईस्वी के दौरान। बाद में 1960 ईस्वी में शीत युद्ध का एक नया दौर शुरू हुआ, जब दोनों पक्षों ने तनाव दूर करने की पहल की। इसे नरमी कहा गया। क्या कहा गया? नरमी कहा गया। आगे दोस्तों, इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ और 1972 ईस्वी में रणनीति की
रणनीति की शस्त्र सीमा समझौता पर दस्तखत किए गए, पर इस नरमी ने बड़ी ताकतों की आपसी दुश्मनी को कम नहीं किया। सोवियत के 1979 ईस्वी में यानी 1979 के अफगानिस्तान पर हमले ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को एक बार फिर बढ़ा दिया। 1989 से 1991 ईस्वी में सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद शीत युद्ध खत्म हो गया। इसमें है दोस्तों हमारा शीत युद्ध होने के क्या कारण थे, आइए देख लेते हैं। नंबर 1 है दोस्तों सिद्धांतों का अंतर था। संघर्ष का मूल कारण था कम्युनिस्ट राज्यों और पूंजीवादी राज्यों या नरम प्रजातंत्रीय राज्यों के बीच सिद्धांतों का अंतर। कम्युनिस्ट व्यवस्था में राज्य और समाज को कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार चलाया जाता है। उनके अनुसार धन का समान वितरण सबके बीच होना चाहिए। अर्थव्यवस्था केंद्र द्वारा की जानी चाहिए और उसमें राज्य की सामाजिक नीतियों में कामगारों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। आगे है दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था में देश के धन पर अधिकार प्राइवेट लोगों का होता है। पूंजीवाद में प्रेरक शक्ति प्राइवेट उद्योगों के मुनाफा कमाने और पूंजी रखने पर आधारित होती है। जब से 1917 ईस्वी में रूस यानी यूएसएसआर में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, तभी से अधिकतर पूंजीवादी सरकारें उन पर भरोसा नहीं करती थी और उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं कम्युनिज्म उनके देशों तक ना फैल जाए। इसका मतलब होगा धन पर प्राइवेट लोगों के अधिकार का न रहना और साथ ही पूंजीवादी वर्ग की राजनैतिक ताकत का भी खत्म हो जाना। 1918 ईस्वी में जब रूस में गृह युद्ध हुआ तब कई पूंजीवादी राज्यों यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मन ने अपनी सेना को रूस में कम्युनिस्ट विरोधी दस्तों की सहायता के लिए भेजा था। कम्युनिस्ट जीत गए थे, पर जोसेफ स्टालिन जो 1929 ईस्वी में इनका नेता था, उसे लगता था कि पूंजीवादी ताकतें फिर से रूस में कम्युनिज्म को खत्म करने का प्रयास करेंगी। 1941 ईस्वी में जर्मनी के हमले ने इस बात को साबित कर दिया था। यूएसएसआर, यूएसए और ब्रिटेन ने जर्मनी और जापान से अपनी सुरक्षा की ज़रूरत के कारण अपने मतभेद भुलाकर साथ साथ काम करना शुरू किया। पर जैसे ही जर्मनी की हार हुई, जो दिखाई भी दे रही थी कि कुछ समय की ही बात है, दोनों तरफ से और ख़ास तौर से स्टालिन ने युद्ध के बाद के लिए तैयारियां शुरू कर दी। ठीक है, आगे बी नंबर, स्टालिन की विदेश नीतियों से तनाव पैदा हो गया। यह है पॉइंट बी नंबर। चलिए आइए इसे देखते हैं। स्टालिन का लक्ष्य था रूस की सेना को मजबूत कर उसका यूरोप पर प्रभाव डालना। नाजियों की सेना के हारने के बाद उसने जितना भी हो सके जर्मनी की सीमाओं पर कब्जा करने की कोशिश की और फिनलैंड, पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों से ज़्यादा ज़मीन हड़पने की कोशिश की। इसमें उसे बड़ी सफलता मिली, पर पश्चिमी देश इससे चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा जैसे कि यह सोवियत का हमला है। उन्हें लगने लगा कि यह तो पूरी दुनिया में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कम्युनिज्म को पैदा करता रहेगा। आगे सी नंबर है दोस्तों, यूएस और ब्रिटेन के राजनेता सोवियत सरकार के दुश्मन बन गए। आइए देख लेते हैं इस पॉइंट को। युद्ध के दौरान यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के समय में रूस को लैंड लीज यानी ज़मीन गिरवी रखना व्यवस्था के तहत बहुत तरह के हथियार भेजे गए थे और रूजवेल्ट का स्टालिन पर पूरा भरोसा था। पर अप्रैल 1945 ईस्वी में रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद उसके बाद सत्ता में आए हैरी एस ट्रूमैन कुछ संकालू स्वभाव के थे और उन्होंने कम्युनिस्टों के प्रति थोड़ा कड़ा रुख रखा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ट्रूमैन का
प्रमुख लक्ष्य जापान पर एटम बम डालकर उसे हराना नहीं था। जापान तो वैसे ही हथियार डालने को तैयार था, पर इस हमले से ट्रूमैन रूस को यह बताना चाहते थे कि यदि उसने भी कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसका भी ऐसा हाल किया जा सकता है। स्टालिन को शक था कि यूएसए और ब्रिटेन अभी भी कम्युनिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं। उसे लग रहा था कि वे फ्रांस पर हमले में इसलिए देर कर रहे हैं क्योंकि दूसरे मोर्चे पर, जो जून 1944 तक नहीं किया गया था, जानबूझकर यह योजना बनाई गई थी कि रूस पर दबाव बना रहे और उन्हें पूरी तौर पर थका दिया जाए। ना ही उन्होंने जापान पर एटम बम डालने के कुछ देर पहले तक भी उसके बारे में स्टालिन को कुछ नहीं बताया था, और उन्होंने उसकी इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया था कि जापान पर किए गए कब्जे में से रूस को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। उससे भी बड़ी बात थी कि यूएसए के पास एटम बम था, जो यूएसएसआर के पास उस समय नहीं था। आगे दोस्तों, दोषी किस पक्ष को कहा गया या किस पक्ष को कहा जाए, आइए देखते हैं। 1950 ईस्वी के दौरान अधिकांश पश्चिमी इतिहासकारों ने, जैसे कि अमेरिका के जॉर्ज केनन ने संस्मरण 1925 से 1950, बेंटम 1969 स्टालिन को दोषी माना है। 1940 के दौरान केनन यूएसए असेंबली में मॉस्को में थे और बाद में एम्बेसी लिखा है, वहाँ असेंबली पढ़ती है, क्षमा करिएगा। यूएसए एम्बेसी में मॉस्को में थे और बाद में 1952 से 1953 में मॉस्को में यूएसए एम्बेसडर थे। उनका तर्क है कि स्टालिन के लक्ष्य बेहद ख़राब थे। वो एशिया और यूरोप, जहाँ तक भी संभव हो सके, पूंजीवाद को ख़त्म कर कम्युनिज्म को पैदा करना चाहता था या फैलाना चाहता था, ठीक है, बढ़ाना चाहता था। केनन ने यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस वाला, यूएसएसआर को राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीकों से समावेश की एक योजना का सुझाव दिया था। नाटो का बनना और 1950 में कोरिया के युद्ध में अमेरिका का जाना, ये दोनों ही चीज़ें पश्चिम की कम्युनिस्ट हमले के विरोध में आत्मरक्षा थी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि त्रुटियां कम हो, और मुझे नींद भी आ रहा है, इस वजह से मुझे स्लो पढ़ना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग जो है यूट्यूब के सेटिंग में जाके आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी तरफ कुछ सोवियत के इतिहासकार और 1960 और 1970 के शुरू के अमेरिका के इतिहासकार तर्क देते हैं कि शीत युद्ध के लिए स्टालिन और रूस को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। उनका सिद्धांत यह था कि रूस ने युद्ध में बहुत नुकसान उठाए थे, इसलिए 1945 ईस्वी में रूस की कमजोरियों को देखते हुए स्टालिन को अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती की कोशिश तो करनी ही थी। उनका कहना था कि स्टालिन के लक्ष्य केवल अपनी सुरक्षा के लिए थे, ना कि यूएसएसआर पश्चिम के लिए कोई खतरा था। कुछ अमेरिकन कहते हैं कि यूएसए को थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए था और सोवियत के पूर्वी यूरोप में बढ़ते दायरे के विचार को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। अमेरिका के राजनेताओं ने, खासकर ट्रूमैन की कार्रवाई ने बिना बात में रूस की दुश्मनी को भड़का दिया। अमेरिका के इतिहासकार इसे संशोधनात्मक विचार कहते हैं। उनके एक प्रमुख प्रस्तावक विलियम एप्लीमैन विलियम्स का कहना है कि शीत युद्ध मुख्य रूप से अमेरिका के अणु शक्ति पर एकाधिकार के निश्चय और दुनिया पर आधिपत्य जमाने के लिए और उद्योगों को मजबूत करने की नीति के कारण हुआ। इस नई विचारधारा के पीछे प्रमुख कारण था 1960 के आखिरी तक यूएसए में बहुत से लोग अमेरिकी विदेश नीति के कारण नाराज थे। खास तौर पर अमेरिका का वियतनाम की लड़ाई में शामिल होने को लेकर। इस कारण बहुत से इतिहासकारों ने कम्युनिज्म को लेकर अपनी धारणा पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका की सरकार कुल मिलाकर कम्युनिस्ट देशों के प्रति दुश्मनी
को लेकर वहमी हो गई है और स्टालिन को दूसरे महायुद्ध के बाद जितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसे लेकर वो उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहते थे। आगे बाद में एक और तीसरा विचार, जिसे संशोधन के बाद की व्याख्या कहा गया, अमेरिका के इतिहासकारों ने सामने रखा और 1980 ईस्वी में यह बहुत प्रचलित हुआ। उन्होंने और भी बहुत से दस्तावेज देखे और अभिलेखागारों में जाकर खोज की जो पहले के इतिहासकार नहीं कर पाए थे। नए प्रमाणों से पता चलता है कि युद्ध के बाद के हालात तो और भी ज़्यादा ख़राब थे, जिन्हें पहले के इतिहासकार नहीं जान पाए थे। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया और कहा कि शीत युद्ध के दोषी दोनों पक्ष हैं। उनका कहना था कि अमेरिका की आर्थिक नीतियां, खास तौर पर मार्शल एड जानबूझकर यूरोप पर यूएसए का राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने यह साफ कहा था कि स्टालिन की कम्युनिज्म को फैलाने की कोई लंबी योजना नहीं थी। वह मौका परस्त इंसान था जो पश्चिम की किसी भी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर सोवियत का प्रभाव फैला सकता था। पर जिस तरह से पूर्वी यूरोप में जिस भद्दे ढंग से सोवियत के कम्युनिज्म के विस्तार की कोशिश की, उसे देखकर यह प्रमाण मिलते हैं कि स्टालिन का लक्ष्य था सब और कम्युनिज्म का विस्तार। उनकी मोर्चाबंदी की हालत और एक दूसरे के प्रति बड़े गहरे शक की भावना को देखते हुए यूएसए और यूएसएसआर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की दो तरह से व्याख्या की जा सकती थी। आगे, एक के लिए जो अपनी सुरक्षा की कार्रवाई थी, वही दूसरे के लिए हमला हो जाता था। इन घटनाओं का ब्यौरा अगले सेक्शन में दिखाया गया है, पर कम से कम आमने सामने युद्ध नहीं किया गया था, क्योंकि अमेरिका किसी भी हालात में जब तक उस पर सीधा हमला ना हो, दोबारा से एटम बम का प्रयोग नहीं करना चाहता था और रूस तो ऐसा खतरा उठाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। आगे, पूर्वी यूरोप के कम्युनिज्म के खत्म होने और सोवियत यूनियन के 1989 से 1991 में टूट जाने के बाद बहुत से शीत युद्ध की चर्चा करने वाले इतिहासकारों ने इसके कारणों और प्रभाव को दोबारा से सोचना शुरू किया। 2006 ईस्वी में जॉन ल्यूइस गार्डिस ने अपनी बात को दोहराते हुए फिर कहा कि दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की रूस की कोशिश ही इसका कारण थी। अमेरिका की नीति ठीक थी क्योंकि उसका अंत जीत में हुआ। उसके लिए रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। पूंजीवाद की पूरी तरह से स्वीकृति, तानाशाही की अवमानना और अमेरिका के नेतृत्व में प्रजातंत्र का भौगोलिकरण, यह सब अमेरिका का ही प्रयास था। उसी वर्ष ओए वेस्टिड ने इससे विपरीत विचार रखा। चीन के कम्युनिस्टों द्वारा सामाजिक आर्थिक फैसले को बदलकर उसे पूंजीवाद में बदल देने के कारण कम्युनिज्म खत्म हुआ। चीन दूसरे कम्युनिस्ट देशों को भी इसी प्रकार करने के लिए दबाव डाल रहा था। इसलिए 1979 ईस्वी में सोवियत के अफगानिस्तान के साथ शामिल होने के कारण आखिरकार यूएसएसआर टूट गया। ठीक है, टूट गया। आगे, ठीक है, आगे देखते हैं। 7.2 है दोस्तों। 1945 से 1953 के बीच शीत युद्ध कैसे फैला, आइए इसे देख लेते हैं। नंबर 1 है इसमें याल्टा कॉन्फ्रेंस, फरवरी 1945। ये कॉन्फ्रेंस रूस में हुई थी, क्रीमिया में। ठीक है, और स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल, इन 3 सहयोगी नेताओं ने इसमें भाग लिया था और यहाँ इस बात पर विचार होना था कि युद्ध के खत्म होने पर क्या करना है। चलिए आगे। उस समय तो यह सफल दिखाई दे रहा था और कई बिंदुओं पर समझौते भी हुए थे। असफल लीग ऑफ नेशन की जगह एक नई संस्था बनानी चाहिए जिसका नाम होगा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ।
ठीक है। आगे जर्मनी को 2 क्षेत्रों में बांटा गया, रूसी, अमेरिका और ब्रिटेन फ्रेंच क्षेत्र बाद में जोड़ा गया, जबकि बर्लिन जो रूसी क्षेत्र के बीच में था को भी अनुकूल क्षेत्रों में बांटा जाएगा। इसी प्रकार के प्रयास ऑस्ट्रिया के लिए भी होंगे। पूर्वी यूरोप के राज्यों में मुक्त चुनाव कराए जाएंगे। ये है दोस्तों, ये तीनों लोगों का फिगर है, चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन। ठीक है। याल्टा में फरवरी जो 1945 में सम्मेलन हुआ था उसमें तीनों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं, कराए जाएंगे। आगे दोस्तों, स्टालिन जापान के विरुद्ध युद्ध के लिए इस शर्त पर तैयार हुआ था कि रूस को स्कालिन पढ़ने क्षमा करेगा, स्कालिन आइलैंड मिलेगा, स्कालिन आइलैंड मिलेगा और साथ ही मंचूरिया का भी कुछ हिस्सा मिलेगा। परंतु पोलैंड के साथ क्या किया जाए, इस पर कुछ अशुभ से चिन्ह दिखाई देने लगे। जब रूस की सेना ने पोलैंड के बीच से होते हुए जर्मनी को पीछे ढकेला था, तब उसने लुबलिन में कम्युनिस्ट सरकार बनाई थी, जबकि अभी तक वहां पोलिश सरकार थी जो कि लंदन से शासन कर रही थी। याल्टा कॉन्फ्रेंस में यह मान लिया गया कि लंदन स्थित सरकार के कुछ सदस्यों जो कम्युनिस्ट नहीं हैं को लुबलिन सरकार के साथ काम करने की इजाज़त दी जाए और रूस को इसके बदले में पूर्वी पोलैंड की वो एक पट्टी दी जाएगी जिस पर उसने 1939 ईस्वी में चढ़ाई की थी। रूजवेल्ट और चर्चिल स्टालिन की इस मांग से खुश नहीं थे कि ऑर्डर और नेस्से नदी के पूर्व की सारी जर्मनी की सीमा पोलैंड को दे दी जाए। इसलिए इस बिंदु पर कोई समझौता नहीं हुआ। नंबर बी पॉइंट है दोस्तों, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जुलाई 1945, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस 1945 जुलाई। अब यहाँ माहौल काफ़ी शांत था। कॉन्फ्रेंस के शुरू में 3 नेता थे, स्टालिन, ट्रूमैन, जो रूजवेल्ट की जगह क्योंकि अप्रैल में उनका निधन हो गया था, किसका, रूजवेल्ट का, और चर्चिल। ठीक है, स्टालिन, ट्रूमैन और चर्चिल पर बाद में चर्चिल की जगह चुनाव में जीत कर आए नए ब्रिटिश लेबर प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली आ गए थे। जर्मनी के साथ युद्ध खत्म हो गया था, पर उसके लंबे भविष्य के लिए कोई समझौता नहीं हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन चारों क्षेत्रों को कब और कैसे दोबारा से एक इकट्ठा देश बनाने के लिए इजाज़त दी जाए। उससे जर्मनी हथियार लेने हैं और नाज़ी दल को भंग करना है और उसके नेताओं की युद्ध में अपराधी की तरह पेशी होगी। यह मान लिया गया कि युद्ध में जो कुछ नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई जर्मनी ही करेगा। अधिकतर भुगतान रूस को किया जाना था, जिसे खाने पीने की चीज़ों के अलावा और चीज़ों को अपने क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों से भी ले जाने की इजाज़त दे दी गई। इसमें शर्त यह थी कि इसके बदले में रूस जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्र को खाद्य सामग्री भेजेगा। आगे पोलैंड को लेकर सबसे अधिक विवाद हुआ। ट्रूमैन और चर्चिल इस बात से नाराज थे कि जर्मनी के पूर्व की ऑर्डर और नेस्से लाइन रूसी सेना के कब्जे में थी और उन पर पोलिश की कम्युनिस्ट पक्षधर सरकार का शासन था, जिसने उस क्षेत्र में रहने वाले करीब 5 मिलियन जर्मन निवासियों को निकाल दिया था, जो याल्टा में नहीं माना गया था। ट्रूमैन ने स्टालिन को एटम बम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, जबकि चर्चिल को यह बात बता दी गई थी। कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिन बाद 2 एटम बम जापान पर गिराए गए और युद्ध जल्द ही बिना रूस की ज़रूरत के 10 अगस्त को ख़त्म हो गया। यद्यपि रूस के 8 अगस्त को जापान के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी थी और मंचूरिया पर हमला कर दिया था। उन्होंने दक्षिणी सकालीन पर, जैसा कि याल्टा में माना गया था, चढ़ाई कर दी, पर उन्हें जापान के कब्जे का कोई हिस्सा नहीं दिया गया। ठीक है, नंबर सी पॉइंट है दोस्तों, पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म स्थापित हो गया। आइए इसे देख लेते हैं।
पोस्टडम के बाद के महीनों में रूस ने सिलसिलेवार तरीके से पूर्वी यूरोप के पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, अल्बानिया और रोमानिया में जाकर कम्युनिस्ट सरकारें बनाईं। कुछ जगहों पर तो विरोधियों को कैद कर लिया गया और मार दिया गया, जैसे कि हंगरी में रूस ने खुले चुनाव की घोषणा तो कर दी, पर कम्युनिस्टों को 20% से भी कम वोट मिले। कम्युनिस्टों को कितना? 20% से भी कम वोट मिले थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 20% से भी कम वोट मिले। आगे, लेकिन उन्होंने कैबिनेट ज़्यादातर कम्युनिस्टों की ही बनने दी। स्टालिन ने फरवरी 1946 ईस्वी में दिए गए अपने भाषण से सारे पश्चिम को यह कहकर डरा दिया कि कम्युनिज्म और पूंजीवाद कभी भी एक साथ शांति से नहीं रह सकते और आने वाले समय में यदि कम्युनिस्टों को जीत नहीं मिली तो युद्ध नहीं रुक सकता। लेकिन रूस के इतिहासकारों का कहना है कि पश्चिम में यह भाषण गलत तरीके से पूर्वाग्रह के साथ रिपोर्ट किया गया, खास तौर पर जॉर्ज केनन द्वारा, जो कि उस समय मॉस्को में यूएस के राजदूत थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा राइट हैंड साइड में एक फिगर है, 1945 के बाद का यूरोप है। ज़रा इसे देख लीजिए आप लोग, छोटा करते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिए, मैंने बहुत ही इसको मिनिमाइज़ किया है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करके इसको स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसए के राजदूत थे। ठीक है, आगे है, ये भी एक फिगर है दोस्तों हमारा, मध्य और पूर्वी यूरोप शीत युद्ध के समय का है ये थोड़ा छोटा करते हैं, आप लोग को स्पष्ट दिखे, और छोटा करना चाहिए, इससे ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बड़ा कर सकते हैं। ठीक, हालांकि हाफ दिखा देते हैं हम। ये देखिए आप लोग, पोलैंड है 1947 के समय का, ये यूएसएसआर है। जर्मनी ये हिस्सा है दोस्तों, रोमानिया है यहाँ पे, हंगरी यहाँ पे है 1948 के समय का, यूगोस्लाविया है 1946 के समय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए, चर्चिल ने इस सब पर मिजूरी यूएसए में फुलटोन के भाषण में मार्च 1946 में अपने पहले के वाक्य को दोहराते हुए कहा था, बाल्टिक के स्टेटिन से लेकर एड्रिएटिक के त्रिस्टे तक के द्वीप पर एक लोहे का पर्दा गिर गया है। उसका कहना था कि रूस लगातार बिना रुके अपनी ताकत और शासन को फैलाने की ठाने हुआ है। उसने इसके लिए पश्चिम का सहयोग भी मांगा, जिससे कि कम्युनिज्म के विरोध में मजबूती से खड़ा हुआ जा सके। इस भाषण का स्टालिन पर गहरा असर हुआ। उसने जर्मनी के प्रति अपने डर को जाहिर करते हुए सोवियत की सुरक्षा को मजबूत करने का विचार किया। अब पूर्व और पश्चिम के बीच खाई बढ़ती जा रही थी। स्टालिन ने चर्चिल को युद्ध भड़काने वाला घोषित कर दिया, पर पश्चिम में सब लोग चर्चिल से सहमत नहीं थे। लगभग 100 से अधिक ब्रिटिश लेबर दल के सांसदों ने कंजर्वेटिव लीडर के इस व्यवहार की आलोचना करते हुए उसके विरुद्ध एक प्रस्ताव पर दस्तखत किए। ठीक है, आगे दोस्तों है डी नंबर, दस्तखत किए। डी नंबर से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। ठीक, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे, इस वजह से हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रूसी पूर्वी यूरोप पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए था, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों।